हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का डे 3 यहाँ पे लेके आई हूँ। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो ओपन की है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि देखिए इस बार ये जो सीटेट की परीक्षा हुई है उसमें आपके कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, तो उन सभी टॉपिक को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये डे 1 से आपने क्लासेस नहीं देखी तो डे 1 और डे 2 में मैंने आप लोगों के साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर को कवर किया है। आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएंगी। इस सीरीज में आप कंटिन्यू रहिए। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ एटम्स, इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, मास नंबर का कॉन्सेप्ट, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ वो क्वेश्चन जो आपका इस बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था, ये सभी चीजें मैं कवर करूंगी। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इस सेशन में बने रहें ताकि आप लोगों की एक अच्छी खासी तैयारी नेक्स्ट सीटेट एग्जाम के लिए यहाँ पे हो सके। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे नए हैं, हमारी जो क्लासेस होती है वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होती है। इवनिंग में आप लोगों की क्लासेस यहाँ पे अपलोड होगी। और जो टाइमिंग को लेकर आपका डाउट है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करें। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ परमाणु, जिसे आप एटम्स के नाम से जानते हो, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, जिसका अपना खुद का एक मास होता है और जो जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। ये होती है मैटर की डेफिनेशन। अब जो भी हमारे आसपास पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा, उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो कहलाता है वे होता है आपका एटम। तो इस तरीके से एटम के बारे में हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए जो आपका सीटेट का सिलेबस दे रखा है उसमें आपको कहीं ना कहीं मैटर के बारे में पढ़ना है। और मैटर के अंदर ही मैटर की जो संरचना हुई है, इसका जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। इस वजह से आपका ये टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम एक एटम की बात करें और इस टॉपिक को करने के लिए आपको एक और काम यहाँ पे करना होगा। क्लास 9th की जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें आपको 1 से लेकर यहाँ पे 20 तक का जो एटॉमिक नंबर का हमें टेबल दिया रहता था, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये पूरी टेबल आपको यहाँ पे याद करनी होगी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये आपको एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना होगा, जो कि आपको एनसीईआरटी में से ये चीज़ मिल जाएगी या फिर आपको नॉर्मल जो गूगल है वहाँ पर से भी ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए अगर मैं किसी भी एक एटम की बात करूँ जो कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा, सबसे स्ट्रक्चर यूनिट माना जाता है, ये एटम दिखता कैसा है? अब देखिए एटम के बीचों बीच यहाँ पे हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और साथ ही साथ इसके आसपास ये जो शेल बने हुए हैं इसमें आपके क्या रिवॉल्व करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूम रहे होते हैं। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आपका निर्भर करता है 2n² के फॉर्मूले में। अब देखिए यहाँ पे n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल को बताता है। सबसे पहला जो शेल होता है ये होता है आपका K शेल। और ये मॉडल किसने दिया था? ये मॉडल आपको बोहर्स के द्वारा दिया गया था। तो ये बोहर्स मॉडल के अंदर हम लोगों को ये शेल्स के बारे में बताया गया था। जो K शेल है इसमें n जो होगा यहाँ पे क्या होगा? 1। तो n अगर 1 होगा और इस फॉर्मूले में यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे 2n² के अकॉर्डिंग पहले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगले शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में इसको फिल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा कि एटम क्या है। मैंने क्या कहा कि कोई भी आपका जो मैटर होता है उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर यूनिट क्या कहलाता है? ये आपका एटम कहलाता है। और अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी एटम, चाहे आप सोडियम का एटम ले लीजिए, चाहे आप कैल्शियम का एटम ले लीजिए, दिखने में ओरिजिनली सब इतने ऐसे ही लगेंगे, बस इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे अलग अलग होते हैं। वो भी अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। अब मैंने क्या बोला कि एटम्स के अंदर, अब ये पूरा एक एटम है जिसमें सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके अराउंड ये शेल, इस तरीके से शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। और साथ ही साथ एटम्स के भी कुछ सब यूनिट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है।
और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे कि किसी भी एटम में जितने आपके प्रोटॉन होंगे, ये समझिएगा, किसी भी एटम में जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऐड कर लीजिए कि जो प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसमें शेल में अपने रिवॉल्व करते हैं। अब इसके अलावा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, जैसे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगी कि वैलेंसी होती कैसी है, इसको निकालते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जो कि है सोडियम का। अगर मैं पूछूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है तो आप लोग कहेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11। अब देखिए अगर जो एटॉमिक नंबर है वो अगर यहाँ पे 11 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी यहाँ पे 11 होते हैं। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे अगर इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेल में डिस्ट्रीब्यूट करने लगूंगी तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। इसके बाद अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ पे 8। और उसके बाद 2 और 8 को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 10। और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो नेक्स्ट शेल में जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और क्योंकि अगर इस एटम को स्टेबल होना है तो उसको या तो 2 या 28 या 288 अपनी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनानी होती है। अब देखिए ये सभी आप साइंस स्ट्रीम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए कॉमन होंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन है और अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे 28 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा। तो इस केस में इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो ऐसे हम यहाँ पे वैलेंसी निकालते हैं। और एक और चीज, अगर कोई भी एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है आपका? ये है सोडियम का कैटाइन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो 2+ आता और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें माइनस का चार्ज आएगा। आई होप इतना ये सेगमेंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो एटम है वो बेसिकली क्या है। यह आपका स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है किसी भी मैटर का। कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम से ही बना होता है। अब इसके बाद जो एटम है वो सबसे छोटा यूनिट तो है ही, बट इसके अंदर भी कुछ सब यूनिट पाए जाते हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये बोहर्स मॉडल के शेल से आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये जो सेंटर मोस्ट पार्ट है ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये अलग अलग शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला शेल को क्या बोलते हैं? के शेल। अगले शेल को एल शेल, उसके बाद एम, एन, इस तरीके से चलता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों का बनाया गया। साथ ही साथ अभी मैंने आपके साथ वैलेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया। वैलेंसी का एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अभी तो मैंने सोडियम का डिस्कस किया, एक बार कैल्शियम का एक और डिस्कस करते हैं। फिर हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर और ये जो मैंने सिंबल रिप्रेजेंट किया है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे वैलेंसी का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कैल्शियम का यहाँ पे आप लोगों के सामने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकाल के शो करती हूँ। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये होता है आपका 20। और साथ में हम क्लोरीन का भी यहाँ पे देखेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर सही से याद होने चाहिए। अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8, अगले शेल में 8 और उसके अगले शेल की अगर मैं बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस हिसाब से ये जो कैल्शियम है अगर इसे स्टेबल होना है तो ये 288 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा और इसके लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा। ये जो 2 है ये इसके क्या कहलाएंगे? ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इस हिसाब से क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिए, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा? Ca2+। आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है? ये है कैल्शियम का कैटाइन। अब मैं क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 287 को मिला के यहाँ पे
17 हो गया। अब देखिए अगर ये क्लोरीन जो है इसको स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा, इसे 288 बनने में ज़्यादा फायदा है। तो ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि हर किसी को स्टेबल होना है। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए इस केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके कितने हो जाएंगे, 7, और जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी से गेन किया है। तो इस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे Cl- यानी कि यहाँ पे कैल्शियम का एनाइन यहाँ पे तैयार हुआ। ये कॉन्सेप्ट आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 2 टर्म यहाँ पे लिखा है, अब इनसे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैं अभी कवर करूंगी। अब एटॉमिक नंबर तो मैंने आपको बोला, एक टेबल आपको याद करनी है 1 से लेकर 20 तक, जो आपका होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से टेबल चलती है। 20 तक याद करिए, बहुत है। जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन की बात करूं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 6। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसकी Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और साथ ही साथ यहाँ पर साइड में एक कॉन्सेप्ट लिखा है, जो किसी भी एटम का, किसी भी न्यूट्रल एटम का जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वही उतने ही उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ मैंने अभी आपके साथ ये पॉइंट कवर किया था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस हिसाब से अगर आपके पेपर में ये दे दिया जाए कि कार्बन जो है इसका आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जो मास नंबर है जिसको हम A से डिनोट करते हैं वो कैसे निकलता है, वो निकलता है A = P+N। P क्या है, प्रोटॉन, और N क्या है, न्यूट्रॉन। ये जो फॉर्मूला है, ये जो दोनों चीजें लिखी हुई है अच्छे से नोट करना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा आपका यूज है। और साथ ही साथ ये क्या है, ये कोई भी एक सिंबल है, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम x से डिनोट करेंगे, और x के नीचे यहाँ पे लिखा होता है z और ऊपर लिखा होता है a। z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, और a क्या है यहाँ पे मास नंबर। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसके सिंबल को सबसे सेंटर में लिखा जाए, और नीचे यहाँ पे z यानी कि उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर यहाँ पे उसका मास नंबर लिखा जाए। अब देखिए इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि इस बारी पेपर में पूछा गया, किन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वे किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि z, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। साथ ही साथ मास नंबर जिसे हम A से डिनोट करते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और अगर आप इस चैप्टर का कंटेंट देखेंगे तो ये क्लास 9th की NCERT का कंटेंट है, पर जैसे कि मैंने कहा कि ये चैप्टर आपके जूनियर लेवल का जो आपका CTET की परीक्षा है इससे किस तरीके से जोड़ा गया, क्योंकि आपको जो पदार्थ है, जो मैटर है, इस टॉपिक को पढ़ना है, और मैटर का ही एक स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पे माना जाता है, यानी कि संरचनात्मक इकाई इसे माना गया है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ उस क्वेश्चन को शेयर करती हूँ जो कि आपके पेपर में पूछा गया, और आप लोग इस चीज़ को डील कर पाएंगे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। साथ ही साथ अब आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है, देखिए आप लोगों की डिमांड ये होती है कि कंटेंट फिर क्वेश्चन, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है, बस आपको क्या करना है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आना है, क्लासेस देखना है। अगर किसी पर्टिकुलर दिन आपकी क्लास मिस भी होती है तो नेक्स्ट डे आप उस सेशन को देखिए। बस सेशन में कंटिन्यू रहिए, किसी भी सेशन को मिस मत करिए, क्योंकि हर सेशन में आपको कुछ नई चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ उस क्वेश्चन को शेयर करती हूँ जो कि इस बार पेपर में पूछा गया, और उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करती हूँ, और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्योंकि मुझे शो नहीं हो रहा तो मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक x एलिमेंट है, उससे x3+ को ऑब्टेन किया गया, यानी कि x3+ की यहाँ पे बात की गई है। अब इसमें पूछ रखा है कि इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो देखिए एक गौर करने वाली बात क्या है कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके बराबर होते हैं, पर किस केस में, ये न्यूट्रल एलिमेंट के केस में, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो।
क्यों? क्योंकि x के ऊपर 3 प्लस का चार्ज है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। सबसे पहले आपको इस चीज़ को नॉलेज में लेना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि x3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो x का सबसे पहले तो आप देखिए कि एटॉमिक नंबर क्या है। x का अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो देखिए 13 में से 3 प्लस का मतलब क्या है? 3 प्लस का मतलब ये है कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दिए। तो 3 प्लस का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहाँ पर ये जो 10 हैं ये 10 क्या होंगे? ये होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जिस केस में न्यूट्रल एलिमेंट होगा, यानी कि अगर x की बात करते तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते, बट इस केस में आपके क्या है, इस केस में हम यहाँ पे x3 प्लस को यहाँ पे डील कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एलिमेंट होता है, अब आपको क्या करना है, जो एलिमेंट होता है अगर उसके आयंस की बात करें तो उसके आयंस को आपको देखना है कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, माइनस चार्ज होता तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देती। तो यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वे आपका किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये हर केस में बराबर होगा, चाहे आपका न्यूट्रल एलिमेंट हो, चाहे आपका चार्ज वाला हो, चाहे बिना चार्ज वाला। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर मैं आपसे प्रोटॉन की बात करूँ कि प्रोटॉन कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा 13। तो प्रोटॉन कितने हैं? 13। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एटॉमिक मास के हेल्प लोगे। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? A = P + N। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फॉर्मूला। A कितना है? A यहाँ पे दे रखा है हमें 27, तो मैंने 27 लिख दिया। प्रोटॉन कितना आ गया? प्रोटॉन आ गया आपका 13, तो 13 यहाँ पे लिख देंगे और न्यूट्रॉन को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके अलावा अब आपको करना क्या है, इन दोनों को बस माइनस करिए और माइनस करके जो भी आपका आंसर आता है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस केस में बराबर होते हैं जब आपका बिना चार्ज वाला कोई एलिमेंट की बात की जाए। अगर यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज है, जैसे कि ये आप केस देख रहे हैं, तो उस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमें जैसे कि x एलिमेंट की बात की जाती तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 13 हम डायरेक्ट डाल देते। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था और अब हम इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है कि हीलियम परमाणु यानी कि हीलियम एटम का जो एटॉमिक मास है वो हमें कितना दे रखा है? वो दे रखा है 4u। और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने दे रखे हैं? 2 प्रोटॉन है। तो हमें बताना है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एटॉमिक मास जो है वो कितना दे रखा है? वो 4u दे रखा है और जो प्रोटॉन है वो हमें कितने दे रखे हैं? वो 2u दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास का मैंने आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला जो है अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एटॉमिक मास जो होता है वे 2 चीज़ों का सम होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास जो है वो कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में जो एटॉमिक मास है वो हमें दे रखा है 4। तो मैंने एटॉमिक मास की जगह 4 लगा दिया। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? तो प्रोटॉन दे रखे हैं आपको 2। तो यहाँ पर आप जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 4 - 2 जब आप करेंगे तो 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हीलियम एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो कितने हैं? 2 है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करती हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको जरा ध्यान से देखना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें हम लोगों को ब्रोमीन का एटम यानी कि ब्रोमीन का परमाणु यहाँ पे दे रखा है जो कि आपके 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 2 आइसोटोपिक फॉर्म हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अब अगर आप ब्रोमीन का यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है, इन फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक जगह ब्रोमीन और यहाँ पे लिखा है 35 और यहाँ पे लिखा है 79 और दूसरी जगह यहाँ पे दे रखा है ब्रोमीन, यहाँ पे दे रखा है 35 और यहाँ पे दे रखा है 81। अब देखिए यहाँ हमें एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है
कि ऐसे सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। अब देखिए नीचे लिखी हुई संख्या क्या होती है, ये होता है आपका Z जो कि एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर एटॉमिक नंबर बराबर हो और एटॉमिक मास जो हो वो अलग अलग हो तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पेयर को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। पर यदि इसका उल्टा हो जाए कि एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और मास नंबर यहाँ पे सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आइसोबार्स बोलेंगे। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो हो वो बराबर हो पर एटॉमिक मास जो हो बराबर ना हो। और आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर यहाँ पे अलग अलग होते हैं और मास नंबर जो होता है वे बराबर होता है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ब्रोमीन एटम जो है वो आपका दो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, दो आइसोटोपिक फॉर्म में अवेलेबल है। हमें क्या करना है, इनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे निकालना होता है तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, इसके परसेंटेज की हेल्प से हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको निकालना क्या है, तो आप कहेंगे एटॉमिक मास निकालना है। और अगर मैं एटॉमिक मास पहले वाले ब्रोमीन का पूछूं तो आप कहेंगे कितना है, 79 है। और दूसरे वाले ब्रोमीन का एटॉमिक मास पूछूं तो आप कितना कहेंगे, 81 है। तो बस इससे आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए जो पहले वाले ब्रोमीन का एटॉमिक मास है जो कि है 79, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके परसेंटेज के साथ। तो देखिए परसेंटेज है 49.7 और नीचे क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन है। और इसके अलावा दूसरा जो आइसोटोपिक फॉर्म है ब्रोमीन का, उसका एटॉमिक मास कितना है, तो आप कहेंगे 81 है। ऊपर लिखी हुई संख्या एटॉमिक मास होती है, तो यहाँ पर मैं 81 लिख सकती हूँ और इसका जो प्रतिशत यहाँ पे दे रखा है इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। यहाँ पर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 39.2 समथिंग आपका आ जाएगा और 81 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.7 के आसपास आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे जोड़ते हैं तो लगभग लगभग आपका 80 U जो है एटॉमिक मास, जो एवरेज एटॉमिक मास इसका आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक एक्स एलिमेंट इस तरीके से दे दिया और नीचे लिखा हुआ है 13, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 27 यानी कि 27। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो देखिए नीचे लिखी हुई संख्या क्या होती है, ये होता है इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो कि कितना दे रखा है, हमें 13 दे रखा है। और ऊपर लिखा हुई संख्या क्या होती है, ऊपर लिखी हुई संख्या होती है एटॉमिक मास जो कि हमें कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। अब देखिए जब मैंने आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसके बराबर होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर यहाँ पे 13 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 13 होंगे। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। और एटॉमिक मास का मैंने आप लोगों के साथ फॉर्मूला डिस्कस किया था, P+N जो है वो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है। P+N किसके बराबर होता है, ये एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गए कितने, ये हैं 13, तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह लगा सकती हूँ 13। न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन रहने दीजिए और एटॉमिक मास इसका कितना है, 27, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे 27 लिख सकती हूँ। n निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 27 में से इस 13 को यहाँ पे माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमारे सामने कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ पे इस एलिमेंट में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 14, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करती हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पे आपको दो अलग अलग स्पीसीज दे रखे हैं, एक दे रखा है X और एक दे रखा Y, और इसमें इन दोनों में कितने कितने प्रोटॉन हैं और कितने कितने न्यूट्रॉन हैं वो बता रखा है। और आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि X और Y का एटॉमिक मास क्या होगा। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास होता है A जो कि P+N के बराबर होता है। तो देखिए X एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक मास यहाँ पे निकालूंगी तो इसके प्रोटॉन कितने हैं, इसके प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। तो 6 + 6 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12। तो पहले वाले का एटॉमिक मास कितना है, 12। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं दूसरे वाले एलिमेंट जो कि आपका क्या है, Y है, इसे X की जगह Y कर देते हैं। Y का अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक मास निकालूंगी तो ये क्या कितना आएगा, इसमें प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन है 8।
तो 6 और 8 को अगर मैं जोड़ती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का पहला डिमांड था वो तो मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया कि आपको एटॉमिक मास दोनों का निकालना था, एक का आया 12, एक का आया 14। अब आगे क्या बोल रखा है, ये पूछ रखा है कि ये जो दोनों x और y हैं इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। तो अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में गौर करें तो आप एक चीज़ यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ जो x और y दोनों हैं इन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बराबर है। ये x का प्रोटॉन है, ये y का प्रोटॉन है। और मैंने क्या कहा था कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है ये हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर है। और मास नंबर तो एक का कितना है, एक का आया 12, एक का आया 14। अभी मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर बराबर हों, जैसे कि 6 और 6 यहाँ पे दे रखा है, जबकि मास नंबर कितना है, एक का 12 है, एक का 14 है। तो ये कैसा पेयर कहलाएगा, ये आपका आइसोटोप कहलाएगा, जिसमें एटॉमिक नंबर बराबर होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। आई होप ये सेशन और ये टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा क्लासेस के सारी डिटेल आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम में मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और अगर किसी को भी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने सेल्फ नोट्स बना के एनसीईआरटी से भी कंटेंट कर सकते हैं। जिनके पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, या आप कह लीजिए कि अभी आप बीएड कर रहे हैं या फैमिली को संभाल रहे हैं या कोई वर्किंग पर्सन है, तो उनके लिए पेड नोट्स यहाँ पे हेल्प करेंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हमारा डे 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा डे 1 और डे 2 देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है, वैसे तो इजी चैप्टर है बट काफ़ी सारा कंटेंट उसमें भी मैंने कोशिश की है कि मैं कवर करा पाऊँ, और मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आपको पसंद आया हो। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।